नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार की संदिग्ध मौत। कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जांच का भरोसा। प्रधानमंत्री का मध्य एशियाई देशों से रिश्ते मजबूत करने पर जोर। कई अहम करार की संभावना। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। असम में बाढ़ की चपेट में 62,000 से ज्यादा लोग। कई नदियां उफान पर। ग्रीस में जनमत संग्रह आज। यूरोपीय यूनियन के बेल आउट प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में बंटे लोग। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव को बताया आतंकवाद। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की भारतीय महिला हॉकी टीम की उम्मीदें बरकरार। जापान को दी 1-0 से मात। आज कांस्य पदक के लिए पुरुष वर्ग में ब्रिटेन से भिड़ेगा भारत। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में संदिग्ध मौतों का सिलसिला जारी है। झाबुआ जिले में इस घोटाले को कवर करने गए पत्रकार अक्षय सिंह की शनिवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कांग्रेस ने इस मौत के बाद प्रदेश सरकार पर हमला तेज करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। ग्वालियर और इंदौर में व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत के बाद अब एक पत्रकार की मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मचा है। व्यापम घोटाले को कवर करने गए दिल्ली के एक पत्रकार अक्षय सिंह की झाबुआ में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। टीवी टुडे ग्रुप के पत्रकार अक्षय सिंह ने व्यापम मामले में ही मृतक लड़की नम्रता दामोर के पिता का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के तुरंत बाद अक्षय सिंह की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। उसमें एक अक्षय सिंह नाम के पत्रकार हैं। आज तक चैनल से ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली में काम करते हैं, वहाँ से आए थे यहाँ पे कुछ स्टोरी कवरेज करने के लिए मेघनगर में, और संभवतः कुछ उनकी तबीयत खराब हुई है, जिस कारण से उनको वहाँ पे पहले एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण उनको दाहोद लेके गए हैं, जो भी उनके साथ रहे हों, और दाहोद में उनकी मृत्यु हो गई है। मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर दुख जताया है। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही प्रदेश सरकार पर हमला तेज करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। एक कोई ऐसा प्रकरण मुझे देश में बता दो जिसमें 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हो, 500 लोग फरार हों, 40 से ज्यादा लोग जो विटनेस हैं या अपराधी जो गवाह हैं या अभियुक्त अक्यूज ने वो मर गए हों, और सब नए लड़के मरे हैं। हालांकि बीजेपी अब इस मामले में बचाव की मुद्रा में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच का भरोसा दिलाया है। घटना की पूरी जांच होगी, तफ्तीश होगी, हम कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मन दर्द से इसलिए भरा है कि एक नौजवान पत्रकार अचानक चले जाए। मैं उनके परिवार की तकलीफ जान सकता हूं। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी लोग व्यापम घोटाले से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन जांच अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अब तक इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों ने मामले को और भी पेचीदा और संवेदनशील बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है और इस बार निशाने पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पीडीएस के तहत बंटने वाले चावल में 36,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोपों का खंडन किया है। छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ रुपए के कथित चावल घोटाले में कांग्रेस ने कहा है कि उसके पास मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में धान की फसल की तैयारी से लेकर बिक्री तक में घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री को एकदम से इस्तीफा देना चाहिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी फॉर्म होनी चाहिए
और एसआईटी इसका जांच करनी चाहिए। और खुद चूंकि मुख्यमंत्री का नाम है, मुख्यमंत्री की वाइफ का नाम है, मुख्यमंत्री की साली साहिबा का नाम है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस रमन सिंह को बदनाम करने की साजिश कर रही है। अभी तक प्रदेश की कांग्रेस कमेटी मनगढ़ंत आरोप लगाकर, बेबुनियाद आरोप लगाकर डॉक्टर रमन सरकार को, डॉक्टर रमन सिंह जी के परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। इधर कांग्रेस का दावा है कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो को एक डायरी मिली है जिसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह के परिजनों और निजी स्टाफ को पैसे दिए जाने का जिक्र है। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनसीपी नेता शरद पवार ने खुलासा किया है कि दाऊद इब्राहिम 90 के दशक में अपनी शर्तों पर भारत लौटकर समर्पण करना चाहता था, लेकिन उसका प्रस्ताव भारतीय कानून के खिलाफ था। बीजेपी नेता और जाने माने वकील राम जेठमलानी ने सरेंडर करने के दावे के बाद शरद पवार ने ये जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया से इनकार कर दिया है। एनसीपी नेता शरद पवार ने माना है कि जेठमलानी ने पत्र लिखकर दाऊद इब्राहिम की भारत वापसी का प्रस्ताव किया था, लेकिन सरकार के लिए उसकी शर्तों को मानना संभव नहीं था। जिसके खिलाफ इतने केसेस है, ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं करना, ये कौन स्वीकार कर सकता है? और ये स्वीकार हम नहीं कर सकते। जो यहाँ का कानून है, इस कानून के सामने उनको जाना पड़ेगा। इससे पहले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि दाऊद ने समर्पण के लिए कुछ शर्तें रखी थी। जेठमलानी ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी थी। आई रिमेम्बर शरद पवार को मैंने लिखा था, और मेरा बेटा जो वकालत करता था, मैं बेटे को कहा कि ये ऑफर हुआ है, तुम लोकल अथॉरिटीज को बेशक और शरद को भी कहो कि आने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। किसी के बयान पर मैं समझता हूँ रिएक्शन देना या कोई उचित नहीं है। भारत को जो करना चाहिए भारत अपना कर रहा है। गृह मंत्री का साफ कहना है कि ऐसे मसलों पर भारत सरकार अपने तंत्र के हिसाब से काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तकनीक में रुचि रखने वाले लोगों से डिजिटल वार्ता करेंगे। इसमें डिजिटल इंडिया पहल के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने तकनीक में रुचि रखने वाले लोगों से डिजिटल इंडिया के बारे में #डिजिटल डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न और सुझाव साझा करने को कहा है। प्रधानमंत्री इनमें से कुछ सवालों का जवाब भी देंगे। इन प्रश्नों को फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन #डिजिटल डायलॉग की मदद से पूछा जा सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ किया था, जहां भारतीय उद्योग जगत ने लगभग $75 अरब यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी। इससे 18 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। और इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को इंटरनेट उद्यमियों और कारोबारियों के एक समूह से मुलाकात की। राहुल गांधी ने बैठक के बाद ट्विटर पर कहा कि इंटरनेट कारोबारियों के साथ बैठक में उन्होंने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाएं समेत सभी क्षेत्रों में नई तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ आम आदमी के अनुभव में भी बदलाव आ रहा है। कांग्रेस का दावा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को सुपर पावर बनाने की शुरुआत राहुल के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। महाराष्ट्र के नागपुर का पचगांव फ्री वाईफाई से लैस देश का पहला गांव बन गया है। शनिवार को इस योजना की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई और योजनाओं का भी आगाज किया। गडकरी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस गांव को गोद लिया था। वाईफाई सेवा शुरू होने पर पचगांव में उत्साह का माहौल है। बदलते देहाती जीवन की एक बेहतरीन मिसाल है महाराष्ट्र का पचगांव। देश का पहला ऐसा गांव जो अब वाईफाई से लैस होगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा हमारे देश का इतिहास का पहला गांव है कि जिसमें 100% वाईफाई हुआ है और निःशुल्क उपलब्ध है। वाईफाई से लैस पहला गांव बनने के बाद पचगांव के लोग भी काफी खुश हैं। हमने यूज करके देखा है, वाईफाई भी बहुत अच्छी चल रहा है, स्पीड भी अच्छी दे रही है वाईफाई की, और हम अपने बफरिंग कर सकते, कुछ भी देख सकते हैं। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस गांव को गोद लिया था। गडकरी ने पचगांव में वाईफाई सेवा के अलावा ई लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। जल्द ही 1200 नई बसें सड़कों पर उतरेंगी। निजी भागीदारी में 10,000 बसें लाने की भी योजना बनाई जा रही है। वहीं डीटीसी और क्लस्टर बसों के रूटों पर नए सिरे से विचार होगा। दिल्ली में यात्रियों की तादाद देखते हुए करीब 15,000 बसों की और जरूरत बताई जाती है। अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं कि जो डीटीसी की जो बसें हैं, जो सरकारी बसें हैं, उसमें अभी 2000 और बसें अभी हम लोग जस्ट जल्द ही उसका अभी कैबिनेट नोट बन रहा है और उसका टेंडर प्रोसेस और उसकी सारी प्रोसेस को हम लोग लॉन्च कर देंगे। तो 2000 बसें, जिसमें से करीब 1300 जो 80 बसें हैं वो स्टैंडर्ड फ्लोर की बड़ी बसें हम लोग लाने का प्लान कर रहे हैं और 500 मिनी बसों का प्लान कर रहे हैं। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2014 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4 शीर्ष स्थानों पर लड़कियां ही रहीं। विशेष रूप से सक्षम इरा सिंघल ने टॉपर बनकर इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली महिला बनने का मौका पाया है। इस बार कुल 1236 लोगों को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में इस बार इरा सिंघल टॉपर रहीं। केरल की रेणुराज दूसरे, निधि गुप्ता तीसरे और वंदना राव चौथे स्थान पर रहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में शी वाज सिलेक्टेड एज आईआरएस। उसके बाद 2 साल बाद फिर मूड बना भरने का। लास्ट टाइम भरा, फिर इस बार भरा। इस बार she has become number 1 in IAS. Second rank is a real surprise. This is my first experience, so I was not actually well aware how good it would be, and we are not aware of the mains marks also. My interview went some okay, so I thought I'll be there in the list, but I may need to write once again. So I applied for this year's exam also. I started preparation, but came a second rank. Actually, I can't believe it even now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सफल उम्मीदवारों को ट्विटर पर बधाई दी है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पिछले साल 24 अगस्त को आयोजन हुआ था, जिसमें करीब 4.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए, जिसके बाद से मुख्य परीक्षा में 16,000 लोग पहुंचे थे। सिविल सेवा का इंटरव्यू 4 दिन पहले ही खत्म हुआ था और रिजल्ट इस बार रिकॉर्ड समय में घोषित हुआ। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अमेरिका में आजादी का जश्न। कलम जो आवाज बनी जनमानस की। जब सृजनात्मक लेखन से जुड़ता है व्यक्ति, तो एक सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी पर हो। जिनकी रचनाओं में झलका सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह। मैं जो कुछ भी लिखूं उसमें मैं न हो करके वो लोग हों जो मेरी आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करें। मिलिए शख्सियत में साहित्य की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बना चुकी चित्रा मुदगल से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देश की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महासचिव राम माधव को असम चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। असम में 2016 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राम माधव को जम्मू कश्मीर गठबंधन सरकार में समन्वय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को संसदीय बोर्ड का सचिव बनाया गया है। राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना को संगठन चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नए महासचिव अरुण सिंह को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय का प्रभारी बनाया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में दोनों राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एन रविशंकर ने सभी जिलाधिकारियों को मौसम पर नजर रखने और जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। राज्य के चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ और देहरादून जिलों में भारी बारिश की आशंका है। राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा मार्ग पर सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका के बाद सभी जिलों को सतर्क कर दिया गया है।
को जो बारिश है वो हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में होगी और इन्हीं दिनों में 6 से लेकर 9 तारीख तक हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में जो भारी बारिश भी हो सकती है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना है। खास करके 7 और 8 तारीख को हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। और उधर असम में बाढ़ को लेकर एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। राज्य में आई ताज़ा बाढ़ से करीब 62,000 लोग घिरे हुए हैं। धीमाजी जिले में बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। राज्य में ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं। पिछले महीने आई बाढ़ से करीब 2 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 मध्य एशियाई देशों और रूस की यात्रा इन देशों से रिश्तों को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य एशियाई देशों से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बात होगी। इन देशों के साथ कई अहम करार भी होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस के उफा में ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में सकारात्मक परिणामों की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ कई नेताओं से अलग अलग मुलाकात होगी और इससे वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मध्य एशिया के 5 देशों और रूस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मध्य एशिया और यूरेशिया के शक्ति संतुलन में पकड़ मजबूत बनाने के लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलनों में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया के 5 देशों के दौरे पर पहले पड़ाव में उज्बेकिस्तान पहुंचेंगे। वो 6 और 7 जुलाई को उज्बेकिस्तान में, 7-8 जुलाई को कजाकिस्तान के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई के बीच रूस के उफा शहर में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के साथ संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद 10-11 जुलाई को तुर्कमेनिस्तान, 11-12 जुलाई को किर्गिस्तान और 12-13 जुलाई को ताजिकिस्तान जाएंगे। मध्य एशियाई देशों के नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री शिखर वार्ता में शामिल होंगे, जिसमें व्यापार और आतंकवाद के साथ रणनीतिक सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। This is the first time that at least we know of, that in recent years that any leader is doing all 5 countries in one go. It's very important to go across and underline the serious intent that India has of becoming a partner with these countries and to bring across the potential of modern India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के उफा शहर में 8 से 10 जुलाई के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के इस समूह में आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर समझौता होने की उम्मीद है। For us, we regard this as a very important forum for consolidating positions among 5 significant economies in the world on issues of common interest. उफा में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक भी होनी है। भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य बनने की ओर है। अभी रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान इसके स्थायी सदस्य हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक देशों का दर्जा हासिल है। India had formally applied for membership of the SCO prior to the summit in Dushanbe in September 2014. The only update to offer since then is that the SCO foreign ministers met in June in Moscow, and they have made a positive recommendation regarding India's membership to the summit. भारत का इन 5 मध्य एशियाई देशों के साथ अभी व्यापार महज 1.6 अरब डॉलर का है, जबकि एक समय यहाँ के बाजारों में भारत के सामान की भरमार हुआ करती थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये देश भारत से नजदीकी चाहते थे, लेकिन तब ये भारत की प्राथमिकताओं में नहीं थे। लेकिन तेल और गैस के भंडारों की वजह से अब इन पर भारत का ध्यान गया है। विकास के लिए सहयोग, आतंकवाद पर काबू पाना और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना इन यात्राओं और बैठकों का असली मकसद है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच से अगर रास्ता मिल जाए तो भारत के मकसद पूरे होंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सरोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव पर ग्रीस में आज जनमत संग्रह हो रहा है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव का समर्थन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती दिखी और अगर ग्रीस इस प्रस्ताव को नामंजूर कर देता है
तो वो यूरोजोन से बाहर हो सकता है और आशंका ये भी है कि इससे वैश्विक बाजार में अस्थिरता आ जाएगी। ग्रीस में जनमत संग्रह को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में हैं। भारतीय समय के मुताबिक वोटिंग आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और करीब 12 घंटे चलेगी। ग्रीस के 90 लाख नागरिक वोटिंग करेंगे। अगर उन्हें यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव मंजूर है तो हाँ में जवाब देना होगा। अगर प्रस्ताव खारिज करना है तो नहीं में जवाब देना होगा। जनमत संग्रह से पहले लोग यूरोपीय यूनियन के समर्थन और विरोध में बटे दिखे। Θα στηρίξω την Ευρώπη. Τίποτε άλλο. Μόνο την Ευρώπη. Θέλω να μείνω στην Ευρώπη, θέλω τα παιδιά μου να είναι Ευρωπαίοι. Αλλά επί της ουσίας, όχι επί της επιφάνειας. Νιώθω πρώτα υπερήφανος που επιτέλους μετά από 40 χρόνια γίνεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Ένα. Δεύτερον, οι επιπτώσεις αυτές που ακούω από τα κανάλια δεν τις πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι τελείως ψεύτικες. Και τρίτον, θα ψηφίσω όχι. शुक्रवार को आए 4 चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। इससे वामपंथी झुकाव वाली ग्रीस की सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव के खिलाफ हैं। जनमत संग्रह से ठीक पहले ग्रीस के वित्त मंत्री ने यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव को आतंकवाद करार दिया। जानकार मानते हैं कि अगर यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव खारिज होता है तो ग्रीस यूरोजोन से बाहर निकल सकता है। If there is a no vote, as we said, it will be. It is possible that the creditors will say that the Greeks do not want to be part of the eurozone anymore. So, whether it's a yes vote or a no vote, it's very difficult to see how this will play out on Monday. यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव में ग्रीस से सरकारी खर्चों में कटौती की मांग की गई है। ईयू ने नए बेलआउट पैकेज के लिए टैक्स बढ़ाने और पेंशन खर्च में कटौती की शर्त रखी है। 1.6 अरब यूरो का कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से आईएमएफ ने उसे डिफॉल्टर घोषित कर रखा है। आईएमएफ की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीस के आर्थिक हालात सुधरने के लिए अगले 3 साल में 50 अरब यूरो की अतिरिक्त मदद देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान के ऐतिहासिक परमाणु करार को लेकर वियना में वार्ता जारी है। हालांकि कुछ मसलों को लेकर अब भी गतिरोध कायम है। बावजूद इसके दोनों पक्ष अंतिम समझौता को लेकर आश्वस्त हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने 13 साल से चला आ रहा गतिरोध खत्म होने की उम्मीद जताई है। कई महीनों से चली आ रही ईरान और विश्व की महाशक्तियों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत निर्णायक दौर में है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने बातचीत पर संतोष जताते हुए कहा कि दुनिया उनके देश के साथ अप्रत्याशित संधि के इतना करीब कभी नहीं पहुंची थी। At this 11th hour, despite some differences that remain, we have never been closer to a lasting outcome. But there is no guarantee. Getting to yes requires the courage to compromise. संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था आईएईए ने कहा है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने की कोशिश की है या नहीं, इसकी जांच तेहरान की मदद से इस साल के आखिर तक पूरी हो जाएगी। ईरान के साथ बातचीत करने के बाद संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने कहा कि इस दिशा में प्रगति तो हुई है, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। With the cooperation from Iran, I think we can issue a report by the end of the year on the assessment of the clarification of the issues related to possible military dimension. वहीं अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दावेदार हिलेरी क्लिंटन को आशा है कि विश्व की 6 बड़ी शक्तियों और ईरान के बीच जारी परमाणु वार्ता का अंतिम परिणाम समझौते के रूप में निकलेगा। Now, I don't know what is going to be the outcome of the negotiations next week. I'm hoping that it's a strong, verifiable deal that will put the lid on Iran's nuclear weapons ambitions. ताकतवर 5 देश ने इस करार के लिए 30 जून की समय सीमा तय की थी। अगर ये ऐतिहासिक करार अपने अंजाम को पहुंचता है तो आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान को बड़ा फायदा होगा। साथ ही दोनों पक्षों के बीच 12 सालों से चला आ रहा गतिरोध भी खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ट्यूनीशिया में पिछले हफ्ते समुद्र तट पर हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति बेजी कैद एस्सेबसी ने शनिवार को देश में आपातकाल घोषित कर दिया। 26 जून को हुए हमले में कई विदेशी सैलानियों समेत
38 लोग मारे गए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने वहां सुरक्षा इंतजाम पहले से ही कड़े कर दिए थे। होटलों और समुद्र तटों पर सैनिकों को तैनात किया गया है। इन हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने दी थी। हाल ही के सालों में ये ट्यूनीशिया में सबसे घातक हमला था। इससे पहले मार्च में राजधानी ट्यूनिस में एक म्यूजियम पर हुए आतंकी हमले में 22 लोग मारे गए थे। और आखिरी बार ट्यूनीशिया में 2011 में आपातकाल लगाया गया था, जब प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति को हटना पड़ा था। بعد أخذ رأي السيد رئيس مجلس نواب الشعب والسيد رئيس الحكومة الإعلان عن حالة طوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوم. विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स के महिला वर्ग में भारतीय टीम ने जापान को 1-0 से हराकर 5वां स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत की रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद बढ़ गई है। भारत के लिए रानी रामपाल ने 13वें मिनट में गोल दागा। वहीं भारतीय टीम की गोलकीपर सविता ने शानदार खेल दिखाया और जापानी टीम के 6 से ज्यादा हमलों को नाकाम कर दिया। बेल्जियम के एंटवर्प में विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स के पुरुष वर्ग में आज तीसरे स्थान के लिए भारत का मुकाबला ब्रिटेन से होगा। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को बेल्जियम के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। फ्लोरेंट वैन एवुबिल के शानदार 3 गोलों की मदद से बेल्जियम ने भारत को 4-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं विश्व हॉकी लीग के पुरुष वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज मेजबान बेल्जियम से होगा। अमेरिका आज़ादी की 239वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर वॉशिंगटन DC के नेशनल मॉल के आसपास आसमान में शानदार आतिशबाजी का नज़ारा दिखा। राजधानी में खराब मौसम के बावजूद लोग बड़ी तादाद में जश्न में शरीक होने पहुंचे। वहीं फिलाडेल्फिया में शानदार परेड का आयोजन किया गया। उत्तरी अमेरिका के तट के पास बसी 13 औपनिवेशिक बस्तियों ने 4 जुलाई 1776 को खुद को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आज के अमेरिका की बुनियाद भी इसी दिन डली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार की संदिग्ध मौत, कांग्रेस ने की CBI जांच की मांग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जांच का भरोसा। प्रधानमंत्री का मध्य एशियाई देशों से रिश्ते मजबूत करने पर जोर, कई अहम करारों की संभावना। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। असम में बाढ़ की चपेट में 62,000 से ज्यादा लोग, कई नदियां उफान पर। ग्रीस में जनमत संग्रह आज, यूरोपीय यूनियन के बेल आउट प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में बंटे लोग। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव को बताया आतंकवाद। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की भारतीय महिला हॉकी टीम की उम्मीदें बरकरार। जापान को दी 1-0 से मात। आज कांस्य पदक के लिए पुरुष वर्ग में ब्रिटेन से भिड़ेगा भारत।